बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 30 जून और दिन है मंगल का। आज दो बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। अमूमन मंगल के रोज़ वैसे तो वफाकी काबीना का इजलास होता है, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी और सलामती से मुताल्लिक एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना था पार्लियामेंट हाउस में, इसलिए आज काबीना का इजलास आज के दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे पार्लियामेंट हाउस में, जहां उन्होंने किया एक ज़बरदस्त और दबंग अंदाज में ख़िताब। और अब ये ख़िताब वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया इसके ऊपर खूब चीख रहा है, चिल्ला रहा है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म की माफिया के ख़िलाफ़ जो जंग है, आप लोग भले मायूस हो जाएं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पीछे हटने वाले नहीं हैं और उनके जो आसपास रहने वाले कुछ एक दो लोग हैं वो अब ख़तरे में हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह इंक्वायरी कमेटी आज तश्कील दी है, ये पता चलाने के लिए कि ऑयल बहरान में कहीं उनका कोई अपना तो मुलव्विस नहीं था, किसी तरह से किसी निजी कंपनी को फ़ायदा देने के लिए ये सारा बहरान प्लान तो नहीं किया गया था। इसकी तहकीकात का आज आगाज़ कर दिया गया है 14 दिन के अंदर अंदर। उसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़बरदस्त ख़िताब की। आज उन्होंने खुलकर पूरी दुनिया को बताया पार्लियामेंट हाउस में कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के पीछे कोई और नहीं, भारत था। आपके मुल्क का सरबराह कम अज़ कम इतना दलेर तो ज़रूर होना चाहिए कि आपके अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और पूरी दुनिया को खुलकर ये बता सके कि पाकिस्तान फ़र्स्ट। इसी फार्मूले पर अमल करते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ैसला किया कि वो इस मामले पर अपना इज़हार ख़याल भी करेंगे और ये मामला आलमी सतह पर भी उठाया जाएगा। उन्होंने इब्तिदा की आज पार्लियामेंट हाउस से अपने एक स्टेटमेंट के ज़रिए और ये बताया कि इस हमले की इतलात उनके पास पहले से थी। पूरी तरह पाकिस्तानी रियासत तैयार थी, पाकिस्तानी फ़ौज तैयार थी, एजेंसियों की पूरी तैयारी थी और इससे पहले 4 हमले पाकिस्तान की फ़ौज और एजेंसीज़ नाकाम बना चुकी हैं, जिनका आपको और हमें शायद इल्म भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर हमले की या प्लानिंग की इतला हम तक पहुँचे, हम तक वही बातें पहुँचती हैं जो हमला कहीं एग्जीक्यूट हो चुका हो, लेकिन एजेंसीज़ किस तरह से काउंटर करती हैं ये इस बात से पता चल जाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम 4 हमले नाकाम बना चुके हैं। और जब कोई वज़ीर-ए-आज़म फ्लोर ऑफ द हाउस आके इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दे तो उसका मतलब है कि कंक्रीट एविडेंस इस बारे में मौजूद हैं और मुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी जा रही है। आपको याद होगा कि मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि एजेंसीज़ पहले ही प्राइम मिनिस्टर को इस हवाले से बता चुकी थी। 4 बैक टू बैक मीटिंग्स हुई थी, बहुत ही आला सतह के एक तरह से इजलास हुए थे ISI हेडक्वार्टर में, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, DG ISI, आर्मी चीफ़, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और फिर अस्करी हुकाम। और जब ये मुलाकातें हो रही थी उस वक्त भी हमारे थोड़ा बैक एंड पे माइंड में ये चल रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अमूमन इस तरह की मुलाकातें बैक टू बैक नहीं हो रही होती। आर्मी चीफ़ आते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, उनको मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफ़ किया और वो चले गए। लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही थी उस तनाजुर में हमें ये लग रहा था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, बट ये बहुत ही ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन एक तरह से हो रही थी कि किस तरह से भारत की जानिब से होने वाले मुमकिन अटैक्स को नाकाम बनाया जाएगा। इसके ऊपर मैं इसलिए भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि माजी के जो हुक्मरान थे वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में किस तरह से नाकाम रहे और अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ किस तरह से उन्होंने भारत का दबाव बर्दाश्त किया और पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस वक्त बात कर लेते हैं थोड़ी सी पठानकोट वाक़े की। पठानकोट वाक़या हुआ और इसका इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान पर, और ये वाक़या तो हुआ भारत में, सरहद से 25 किलोमीटर दूर। लेकिन इसकी FIR कहाँ पर दर्ज हुई? आप में से किसी को पता है? इसकी FIR दर्ज हुई पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर गुजरावाला में, और मोदी के दबाव पर यह FIR दर्ज करने वाले कोई और नहीं, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ थे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने मोदी के दबाव पर ना सिर्फ FIR दर्ज की बल्कि तहकीकाती टीम भी कायम कर दी और ये कहा कि भारत की जानिब से कुछ सबूत और शवाहिद मिले हैं, उनकी बुनियाद पर तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन बाद में ख़ुद भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि इस वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के कोई सबूत या शवाहिद नहीं मिले।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त की सिविल क़यादत यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने ये फ़ैसला किस दबाव के तहत किया कि पाकिस्तान में उसकी FIR दर्ज हो और यहीं से उसकी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया। उनकी ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान शरीक हुए, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मौजूद थे और दीगर जो उनके करीबी रुफ़का थे वो मौजूद थे, राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे। और ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान इसकी तहकीकात करेगा, बजाय इसके कि रिटेलिएट करता और पाकिस्तान अपना ये मौक़िफ़ या सख्त स्टैंड लेता कि इस मामले में पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, आपको याद होगा मुंबई हमलों का वाक़या, इस वाक़े पर भी पाकिस्तान की जानिब उंगलियाँ उठी और एक मशहूर टेलीविज़न है जिसने अभी हमले के जो धुएं के बादल भी नहीं छटे थे तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बंदा जो है वो पाकिस्तानी था। और एक एंकर है, उन्होंने चीख कर ये कहा कि ये पाकिस्तान का बंदा है जिसने ये सारा मामला कराया। और अभी भी आप अगर विकीपीडिया पे उसका सर्च करके देखें तो वो पाकिस्तान से ही मंसूब किया जाता है, क्योंकि वो इतना रजिस्टर्ड कर दिया गया पाकिस्तान के साथ। हालांकि उस वक्त भी पाकिस्तान को सख्त स्टैंड लेना चाहिए था, नहीं लिया। और फिर बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, नवाज़ शरीफ इस सारे मामले पर भी भारत का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और जाते जाते उन्होंने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोला जिसकी वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट में था और वो ये बयान देकर चले गए कि पाकिस्तान मुंबई हमलों में मुलव्वस था। उन्होंने डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं जाने देना चाहिए था पाकिस्तान को, कि वो जाता और जाकर ये मुंबई हमला कैरी करता। ये जब स्टेटमेंट सारी नशर हुई तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको पिक कर लिया और भारतीय मीडिया ने तो शोर शराबा शुरू कर दिया कि देखें जी, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने एतराफ़ कर लिया कि पाकिस्तान मुलव्वस था इस सारे मामले में। और फिर एक खलबली सी मच गई, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान एक बड़ी रिफ्ट पैदा हुई उस वक्त। और किसी भी वक्त जब मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी या सलामती का मामला हो तो जो सबसे एपेक्स या सबसे बड़ा इजलास होता है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, जिसमें आपकी सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होती है। और उस वक्त ये इजलास बुलाया गया और NSC के इजलास में, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद होते हैं, उस इजलास ने बाकायदा नवाज़ शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट मुस्तरद किया और उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें लिखा कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस सारे मामले में मुलव्वस नहीं है, और लेकिन जो डैमेज होना था इनकी स्टेटमेंट से वो हो चुका था। और ये मामला फिर भारत अपना केस मजबूत करने के लिए FATF तक भी ले गया, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान अभी भुगत रहा है FATF के मामलात को। तो कहने का मकसद ये है कि एक करेज होती है अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो करेज माजी में मैंने नहीं देखी किसी और हुक्मरान में। वो किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते थे। किसी ने अपने हवाई अड्डे दे दिए इस्तेमाल करने के लिए, किसी ने कोई चीज़ पर समझौता कर लिया, किसी ने कहीं पर कंप्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज लाउड एंड क्लियर एक स्टेटमेंट दिया है। लेट्स सी इसके आने वाले दिनों में क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं या क्या नताइज निकलते हैं, उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं एक डेवलपिंग स्टोरी की तरफ। ऑयल बहरान आया, आपने भुगता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, वो भी आपने भुगता। लेकिन फ़ायदा किसने उठाया? ऑयल माफिया ने। और ऐसा तासुर पाया जा रहा है, आम तौर पर हमें भी ऐसा लग रहा है और बहुत से और हलकों को भी ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने माफिया के सामने घुटने टेके हैं। लेकिन ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हज़म हो नहीं रही और उन्होंने माफिया के ख़िलाफ़ एक बार फिर एक्शन लेने का फ़ैसला किया है। आप लोग मायूस हो सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनको ऐसा ये लग रहा है कि इस सारे मामले में उनके आसपास किसी शख्स ने कहीं फ़ायदा तो नहीं उठाया, किसी निजी कंपनी को बड़ा फ़ायदा देने की कोशिश तो नहीं की गई। बज़ाहिर ऐसा लगता है क्योंकि 25 रुपये की एकदम कीमत बढ़ा देने से किसी ना किसी को तो फ़ायदा हुआ होगा, किसी ना किसी कंपनी ने तो फ़ायदा उठाया है जिसने बड़ी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी है। लेकिन उनके जो मुआविन ख़ुसूसी हैं नदीम बाबर, वो टीवी पर आकर कहते हैं कि नहीं जी, किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि इन कंपनियों को तो नुकसान हुआ है। अब प्राइम मिनिस्टर के आसपास रहने वाले जो कुछ लोग हैं वो उनको ये मुसलसल बता रहे हैं कि आपको इस मामले में मिसगाइड किया जा रहा है या गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि नदीम बाबर साहब के फ़ैसलों की वजह से
गवर्नमेंट काफ़ी डैमेज हुई है। आज बिल आखिर प्राइम मिनिस्टर ने ये बड़ा फ़ैसला लिया है और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। 4 रुकनी ये कमेटी है जिसको ये कहा गया है कि वो इस बात का पता चलाए कि गुज़िश्ता महीने से जो सारा पेट्रोल बहरान का मामला चला है, एक तो इसका असल बेनिफिशरी कौन है जिसको बड़ा फ़ायदा हुआ, और दूसरा इसका ज़िम्मेदार कौन है। अभी तक ये 2 चीज़ें सामने नहीं आ सकीं। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये भी पता चलाया जाए कि इस सारे बहरान से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके अपने करीबी 1-2 लोग लाजमी हॉट वाटर में होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है किसी न किसी मामले में। तो प्राइम मिनिस्टर को लाइल्म रखा गया है और कोई ऐसे फ़ैसले किए गए हैं जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को ये इंक्वायरी कमेटी तश्कील देना पड़ी है। उन्होंने ये भी पूछा है कि ओगरा, पेट्रोलियम डिवीज़न और ऑयल कंपनियाँ, इनका अलग अलग इस सारे मामले में क्या किरदार था वो भी बताया जाए। ऑयल कंपनियों ने क्या किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, तेल फ़रोख्त नहीं किया या कुछ भी किसी भी तरह से जो इनका किरदार था वो बताया जाए। पेट्रोलियम डिवीज़न का रिस्पांस टाइम क्या था, उन्होंने क्या इक़दाम किए, ओगरा ने क्या कार्रवाई की, एक्शन लिया नहीं लिया, ये सारी कंबाइन एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने मांग ली है और कहा है कि 14 दिन के अंदर अंदर यानी 10 जुलाई तक ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जहाँ पर दूसरी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ चुकी हैं तो एक बार ये रिपोर्ट भी ज़रूर सामने आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अंदर का बंदा फंस जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।